वेलकम टू कॉमर्स विज़न। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। इट मीन्स अकाउंटिंग करने से पहले आपको कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए जो किसने बनाए हैं, लॉ ने बनाए हैं, और ये सब फॉलो करने ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। The concept of business entity assumes that business has a distinct and a separate entity from its owners. It means बिजनेस एंटिटी क्या कहती है कि बिजनेस की अलग पहचान है और उसके ओनर की अलग पहचान है। इट मीन्स द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग का क्या पर्पस है कि बिजनेस और उसके ओनर्स को दो सेपरेट एंटिटीज़ माना गया है। कीपिंग दिस इन व्यू, ये देखा गया है व्हेन अ पर्सन ब्रिंग इन सम मनी एज कैपिटल इन टू हिज बिजनेस, जब कोई पर्सन पैसा लेके आता है, कैपिटल लेके आता है बिजनेस के लिए, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? एज अ लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी माना गया है? क्योंकि देखो बच्चों, पर्सन अलग है और बिजनेस अलग है। अगर बिजनेस में वो पैसा लगाता है तो बिजनेस का भी कोई फ़र्ज बनता है क्या उसको कैपिटल वापस करनी। अगर कोई भी चीज़ बिजनेस ने वापस करनी है, मतलब क्या है, भी रिटर्न करनी है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अगर तो देखो बच्चों, ओनर ने पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, तो वो क्या है, इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर वो उस पैसे में से कुछ विड्रॉ कराता है, मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग अकाउंट में शो करते हैं। अगर वो बिज़नेस के लिए कुछ निकालता है, बिज़नेस के लिए कुछ करता है, तो उसको बिज़नेस अकाउंट में लिखेंगे। और अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो उसको पर्सनल अकाउंट में। आपको जब भी अकाउंटिंग करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिज़नेस एंटिटी यूज़ करनी है। बिज़नेस एंटिटी मीन्स बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। फॉर एग्जांपल, प्रिया रन्स एन ऑनलाइन बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम एंड सेल द हैंडमेड ज्वेलरी। वह ज्वेलरी सेल करती है ऑनलाइन। उसने क्या किया? बिजनेस बैंक अकाउंट टू बाय अ न्यू आईफोन फॉर हर पर्सनल यूज़ के लिए उसने बैंक अकाउंट से पैसा ले लिया। तो उसको वह कहाँ डालेगी? बिजनेस एक्सपेंसेस में डालेगी या पर्सनल एक्सपेंसेस में? नो, इट्स ड्राइंग। उसने क्या किया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो यह क्या है? ड्राइंग। देखो बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है जब भी अकाउंटिंग करनी है, बिज़नेस की एंट्री को बिज़नेस अकाउंट में और पर्सनल यूज़ के लिए जो कर रहे हो उसको पर्सनल अकाउंट में ही ऐड करना है। नेक्स्ट हम करेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जिस चीज़ की वैल्यू पैसे में बताई जा सकती है, सिर्फ उसी का ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू पैसे में नहीं दी जाती तो उसका रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जो भी हैपनिंग हुई होगी, ट्रांजैक्शंस होगी, वो मनी के रिलेटेड ही होगी, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, रिसिप्ट ऑफ इनकम है। ये सभी रिकॉर्ड की जाएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। All such transactions and happening which cannot be expressed in monetary terms, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगी वैल्यू, उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में? अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर की अपॉइंटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, जो भी पैसों के रिलेटेड होगी उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल में है, फर्नीचर हमने कैश में लिया 80,000 का, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? यस। सैलरी है 40,000 की, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्या ओनर की ऑनेस्टी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो। एंड एम्प्लॉयज़ की हार्ड वर्किंग? नो। इसमें जो चीज़ें वैल्यू नहीं है, जिनकी मनी से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली जो ट्रांजैक्शंस पैसों के रिलेटेड, मनी से रिलेटेड होगी, उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये अकाउंटिंग का रूल है, कॉन्सेप्ट है। द नेक्स्ट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
The concept of going concern assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely for a very long period of time and would not be liquidated in a foreseeable future. It means ये हमें ये बताती है कि कोई भी बिज़नेस फर्म है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना काम करती है और फ्यूचर में इसे बंद करने का नहीं सोचती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट असम्पशन है और ये बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में शो होता है। देखो बच्चों, बिजनेसमैन जो होता है ना वो यही सोचकर बिज़नेस करता है कि उसने बिज़नेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखना है। वो यही सोचकर बिज़नेस स्टार्ट करता है कि उसको उसके बाद उसका बेटा संभाले। यह कंसर्न हमें ये बताता है कि जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको चलाना है। यह कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, इस गोइंग कॉन्सेप्ट में एक और पॉइंट ऐड किया गया है। जैसे एसेट्स है, अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम एसेट्स को तो लेके आते हैं। एसेट भी वैसे ही चलती है जैसे हम बिज़नेस को चलाते हैं। लेकिन अगर हम एसेट्स को लेकर आते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, खर्चा होता है और एक्सपेंसेस भी होते हैं, और उसको हम उसी टाइम कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज़ जितने सालों के लिए हमारी एसेट्स है उतने सालों में ही उसे कन्वर्ट करेंगे, उस खर्चे को उतने सालों के लिए कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर लिया है 50,000 का बिज़नेस के लिए। क्या ये सिर्फ 1 साल चलेगा जो आपने कंप्यूटर लिया है 50,000 का? अगर कम नहीं चलेगा। क्यों? अगर कंपनी ने बोला है कि 5 साल ही ये कंप्यूटर चलेगा, इट मीन्स क्या है कि आप 5 साल उससे सर्विस लेंगे। हमने 50,000 से कंप्यूटर नहीं बल्कि 5 साल के लिए सर्विस खरीदी है। अगर 50,000 को हम फर्स्ट ईयर ही एक्सपेंसेस में डाल देंगे तो क्या यह फेयर है? नहीं, बिकॉज़ कंप्यूटर हमें 1 साल के लिए सर्विस नहीं देगा, वो हमें 5 साल के लिए सर्विस देगा। इसलिए हम जो 50,000 है उसका एक्सपेंस हम 5 सालों में ही देंगे। इसलिए हम बोलते हैं ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। जैसे जैसे बिज़नेस चलेगा वैसे ही हमारी एसेट चलेगी और इसका एक्सपेंसेस हम हर साल के लिए डिवाइड कर लेते हैं। अगर सपोज़ करो किसी बिज़नेस ने अगले साल ही अपना बिज़नेस बंद करना है तो वह क्या एसेट्स को 5 साल तक उसका पे करेगा? नहीं, तब वह अपने जो एसेट्स की अमाउंट है वो 1 साल में ही पूरी करके देगा। इसलिए बच्चों, जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, ABC कोचिंग इंस्टीट्यूट परचेज स्मार्ट बोर्ड ख़रीदा उन्होंने, फर्नीचर एंड कंप्यूटर 5 लाख के। इंस्टीट्यूट बाय दीज एसेट्स, क्यों उसने एसेट्स खरीदी? क्योंकि वो अपनी टीचिंग जो है मैनी ईयर्स के लिए करना चाहता है, ना कि नेक्स्ट मंथ क्लोज करने के लिए। दिस एजम्पशन इज़ कॉल्ड द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कॉन्टिन्यू सोचकर ही वो इतनी एसेट्स लेता है ताकि वह मैनी ईयर्स तक अपना काम कर सके। एक्सप्लेनेशन देखिए, बिजनेस इसमें क्या है, विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए लगातार उसने रखना है। एसेट्स विल बी यूज फॉर मैनी ईयर्स, एसेट्स भी है वो मैनी ईयर्स के लिए यूज़ करेगा। देयरफॉर दे आर शोन एज एसेट्स इन अ बैलेंस शीट में एसेट्स को शो किया जाता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है एक फ़िक्स टाइम होता है जिसके बाद एक बिज़नेस अपना हिसाब किताब चेक करता है। जैसे स्कूल में साल के एंड में एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट आता है, वैसे ही बिज़नेस में 1 साल का टाइम पीरियड होता है और उसके बाद हर बिज़नेस अपना रिज़ल्ट निकालता है कि उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना उसके पास एसेट है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ है। देखिए, हम रीड करके मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। Accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared. एक टाइम पर बिजनेस को क्या है, एक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करनी होती है टू नो वेदर इट हैज़ अर्न प्रॉफिट और इंक्लूड लॉसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड and what exactly is to the position of its asset and liability at the end of that period. और इस पीरियड के बाद वो ये देखता है कि बिज़नेस में उसकी क्या पोजीशन है, भी एसेट्स कितनी हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं।
Such information is required by the different users at regular intervals for the various purpose. और जो ये एसेट और लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम रेगुलर इंटरवल पर वेरियस पर्पस के लिए अलग अलग यूजर्स को देते हैं. As no firm can wait for long to know its financial result, at various decisions are to be taken at regular interval on the basis of such information. कोई भी फर्म ज़्यादा टाइम के लिए क्या कर सकता है, वेट नहीं कर सकता. क्यों नहीं वेट कर सकता? बिकॉज अगर रिज़ल्ट हमें रेगुलर नहीं मिलेगा तो हम डिसीज़न कैसे लेंगे. सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर फॉर प्रिपेयर्ड एट द रेगुलर इंटरवल. इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको क्या है, रेगुलर इंटरवल पर रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है. कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर फॉर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल नॉर्मली आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. और जो अकाउंटिंग का पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए होता है. सो दैट टाइमली इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू द यूज़र्स, ताकि यूज़र्स को जो है इंफॉर्मेशन टाइम की अवेलेबल करवाई जाए. सो इस इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड. ऑलमोस्ट अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक. इसकी एग्जांपल देखिए. ABC स्टोर बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और एंड होगा उसका 31 मार्च 2027 को. ओनर प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो अकाउंटिंग पीरियड कितना है? 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027. सो बच्चों, ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए होता है. नेक्स्ट इज द कॉस्ट कंसेप्ट. The cost concept requires that all the assets are recorded in the book of at their purchase price, which include the cost of the acquisition, installation and making the asset ready to use. Cost concept का मतलब ये है कि जो हमारे पास एसेट होती है उसमें सिर्फ हम जो सपोज़ करो एसेट को हमने परचेज़ कर लिया, उसको ही रिकॉर्ड नहीं करना. उस परचेज़ प्राइस में हम क्या क्या ऐड करते हैं, जैसे एसेट को ख़रीदने का प्राइस, एसेट को फिट करने का एक्सपेंसेस, एसेट को यूज़ करने लायक बनाने के लिए जो हमें खर्च आता है, उन सब को उस परचेज़ प्राइस में ऐड करना होता है. जो एक एसेट को ख़रीदने से लेके उसको बनाने तक जितना भी खर्चा आता है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट इज़ समथिंग which liability being paid on the date of the acquisition and doesn't change year after year. देखो, कोस्ट कंसेप्ट जो होता है वो हिस्टोरिकल होता है. मीन्स एसेट को जिस दिन हमने ख़रीदा उस दिन जो अमाउंट हमने पे की है उसको ही हम फ्यूचर में मानेंगे. मतलब उस अमाउंट को ही हम आगे लेके चलेंगे, चाहे मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाए चाहे कम हो जाए. मान लीजिए एक कंपनी ने 2 करोड़ का बिल्डिंग परचेज़ की और बुक ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू हमेशा 2 करोड़ ही रहेगी. फ्यूचर में चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ हो जाए या 2 करोड़ हो जाए, 1.5 करोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट इसको हम हिस्टोरिकल ही ऐड करके रखेंगे जितने में हमने परचेज़ की है. इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. एक कंपनी ने मशीन परचेज़ की जैसे 5 लाख की. उसने उस मशीनरी पर एडिशनल एक्सपेंसेस किए, जैसे उसका परचेज़ प्राइस तो 5 लाख था, ट्रांसपोर्टेशन पे उसने 20,000 खर्च कर दिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे 30,000 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या कितनी होगी? 5,50,000. अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मशीनरी है उसको हम किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? 5,50,000, नॉट जस्ट 5 लाख. और ये हिस्टोरिकल भी होती है. अगर हमने इसको बुक्स में 5,50,000 शो किया है और फ्यूचर में इसकी अमाउंट मार्केट वैल्यू कम होती है तो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट ही चलेगी 5,50,000. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे. अभी और भी कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.